कहीं आ गई ना, तब वहाँ पे ई होगा। एक सबसे कम एक आप क्लास में तरक्की रहेंगे। चलिए, हम समझ रहे हैं कौन जी को, अनुनाद को। किसको समझ रहे हैं? अनुनाद। अनुनाद में बाय बल की आवृत्ति और उसकी स्वाभाविक आवृत्ति क्या होता है? समान। बाय बल की आवृत्ति और स्वाभाविक आवृत्ति दोनों क्या होता है? समान। तो क्या होगा? उसकी आयाम में क्या होता है? वृद्धि हो जाएगा। आयाम क्या हो जाएगा? वृद्धि। जब भी आप पुल से जाइएगा तो देखिएगा, जब ट्रक वरक कुछ बुझाता है ना, तो पुल क्या होता है? कंपन करता है। पुल क्या होता है? कंपन। यही वही वो जो पुल कंपन कर रहा है, पुल ऐसे ऐसे कर रहा है, पुल ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक ना। लेकिन जब उसकी आवृत्ति दोनों की जो एक्स्ट्रा बल लगा रहे हैं उसकी आवृत्ति और पुल की आवृत्ति समान हो जाएगा ना, तो पुल कंपन करना ऐसे तेज हो जाएगा। पुल कंपन करना ऐसे तेज हो जाएगा तो इससे पुल कंपन ऐसे कर रहा है, पहले ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है तो आयाम कम है। आयाम क्या होता है? ये हो गया क्या? आयाम बताए हैं आयाम। लेकिन अब ये कंपन करना तेज़ी से कंपन करने लगेगा तो आयाम बढ़ गया। आयाम बढ़ गया तो पुल टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ये घटना देखा गया द्वितीय विश्व युद्ध में। तो सैनिक जब भी चलता है झुंड में चलता है, अब पेड़ करते हुए चलता है तो उसका पेड़ करते हुए चलता है तो उसका एक साथ पैर उठता है, एक साथ पैर रखता है, तो उसकी आवृत्ति का होता है? समान होता है। आवृत्ति का होता है? समान। जैसे आवृत्ति समान हुआ तो उसका आयाम बढ़ गया। आयाम बढ़ा मतलब ऐसे समझो, कंपन तेज़ी से कंपन करने लगा, ऐसे ऊपर नीचे तेज़ी से करने लगा। बात समझे? तो पुल टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। बात समझे? तो अनुनाद के कारण क्या होता है? पुल टूटता है। अब रेडियो जो झलझलाहट होता है, रेडियो वो भी किसका एग्जाम्पल है? अनुनाद का एग्जाम्पल है। अनुनाद बढ़िया से समझे। अनुनाद में दो बात बाबू समझना है। आवृत्ति क्या है? समान। जो वस्तु है उसकी, पेंडुलम जो है उसकी आवृत्ति, जो भी है ऑब्जेक्ट उसकी आवृत्ति, अब बाय बल की आवृत्ति दोनों समान है तो उसका आयाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी घटना को क्या कहते हैं? अनुनाद। अनुनाद के कारण क्या होता है? पुल टूटता है। सैनिक जब चलता है पुल पे एक साथ। बात समझे? अनुनाद की घटना को समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। हाँ, अब आते हैं हम लोग ध्वनि का व्यतिकरण। अब आते हैं कहाँ? ध्वनि का व्यतिकरण। तो अच्छा, और एक क्वेश्चन और बताना है यहाँ। आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं? आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन तुम भूलो, हम भूलने नहीं देंगे। आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाएगा उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, ठीक ना। एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस। जब ध्यान से सुनिएगा, जब समान आवृत्ति, यहाँ आवृत्ति क्या है बबुआ? समान। आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकेंड में जो चक्कर लगाएंगे उसी को क्या कहेंगे? आवृत्ति। एक सेकेंड में जो चक्कर लगाएंगे उसी को क्या कहेंगे? आवृत्ति। अब उसका आयाम, आवृत्ति और आयाम क्या है? समान है। आयाम क्या कहते हैं? जितना ज़्यादा ऊंचा जा रहा है, जितना ज़्यादा ऊंचा जा रहा है उसको क्या कहते हैं? आयाम। आवृत्ति या आयाम कि दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है, उसकी आवृत्ति भी क्या है? समान। आयाम भी क्या है? समान। कि दो तरंगे एक साथ किसी बिंदु तक पहुंचती है तो ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। ऊर्जा का क्या होता है? पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को कहते हैं ध्वनि का व्यतिकरण। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे बबुआ समझिए। एगो ऐसे गया, इस बिंदु पर मिला, हाँ, अब फिर एगो ऐसे आया, इस बिंदु पर मिला। दोनों का आवृत्ति समान है, ठीक ना, या आयाम समान ही, आयाम नहीं समान होता है। तो यहाँ एक बिंदु पर मिला ना, फिर यहाँ से जो है ना एक ही ऊर्जा के साथ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ मिलेगा। तो क्या बोला? समान आवृत्ति या समान आयाम की दो वस्तुएं, समान आवृत्ति या समान आयाम की दो वस्तुएं एक साथ किसी बिंदु पर पहुँचती है, एक साथ किसी बिंदु पर पहुँचती है तो ऊर्जा का क्या होता है? पुनः वितरण। यानी कि जहाँ मिला फिर से वहाँ उसी तरह से जाएगा, फिर वहाँ मिलेगा, फिर वहाँ से ऐसे जाएगा। बस समझें? ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब दो प्रकार के क्या है? एगो ऐसे गया, दोनों ऊपरे ऊपर गया, अब मिला। एगो हो सकता है ऊपर से जाए और एगो नीचे से जाए, मिले। बात समझें?
तो एगो संपोषी होता है, देखिए वहाँ पर ये संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। अगर एक ही कला में पहुँचती है तो उसको कहेंगे संपोषी व्यतिकरण, और विपरीत कला में पहुँचती है तो उसे कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। बात समझे? एक ही कला में गया तो क्या? संपोषी, अब विपरीत कला में गया तो विनाशी। तो एक ही कला मतलब होता है, जब आगे पढ़िएगा ना बढ़िया से आए तो जो 2 पाई 4 पाई 6 पाई के सम में जाएगा ना तो वो हो गया क्या कहते हैं संपोषी। और जो गया पाई बटे 2 यानी कि ओड नंबर में जो जाएगा ना तो वो हो जाएगा विनाशी। बात समझे? व्यतिकरण उतना आप लोग को डीप नहीं पढ़ना है, काम चल जाएगा। समझे व्यतिकरण? समझे? हाँ, तो समान आयाम या समान आवृत्ति की कहेंगे किसी बिंदु पर मिलती है तो वहाँ ऊर्जा का क्या होता है? पुनः वितरण। उसे क्या कहेंगे हम? व्यतिकरण। इसे क्या कहेंगे? व्यतिकरण कहेंगे। बात समझे? आगे बढ़ते हैं अब आप लोग से। अब है ध्वनि का विवर्तन। समझिए, सुनिए, ध्वनि का विवर्तन हम क्या पढ़े बबुआ? अनुनाद पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? अनुनाद। और फिर क्या पढ़ लिए? अनुनाद के बाद क्या पढ़े? व्यतिकरण पढ़ लिए। अब पढ़ रहे ध्वनि का विवर्तन। व्यतिकरण अलग है, विवर्तन अलग है। अब पढ़ रहे क्या बबुआ? विवर्तन। तो कहते ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का हो। तरंगदैर्घ्य कितने का होना चाहिए? 1 मीटर की कोटि का। तरंगदैर्घ्य कितने कोटि का होना चाहिए? 1 मीटर के। विवर्तन के लिए ध्वनि की तरंगदैर्घ्य कितनी? 1 मीटर। विवर्तन के लिए कोटि तरंगदैर्घ्य की कितनी? 1 मीटर। तरंगदैर्घ्य कितने कोटि का? 1 मीटर का। तो किसी अवरोध से टकराएगा। आगे हम पढ़ ही देते हैं इस कोटि की अवरोध ध्वनि मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे की ओर बढ़ जाती है। समझिए, कोई तरंगदैर्घ्य है 1 कोटि का। तरंगदैर्घ्य कितने कोटि का है? किसी से टकराया। बस समझे? ध्वनि हम जैसे यहाँ बोल रहे हैं तो दीवार से टकरा रहा है। अगर मेरा ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का है तो इस दीवार से टकरा के मुड़ के चल जाएगा, बगल से मुड़ के चला जाएगा। बात समझे? तब ना हम यहाँ से बोलते हैं तो अगल बगल सब सुनाई देता है। काहे कि विवर्तन के कारण क्या होता है? ध्वनि मुड़ के चला जाता है। किसी और से टकराता है तो ध्वनि मुड़ के आगे बढ़ जाता है। बात समझे? हाँ, 1 मीटर से नहीं, तब नहीं। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का हो तब इस कोटि का कोई अवरोध ध्वनि मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़ के आगे बढ़ जाता है। किनारे से मुड़ के आगे बढ़ जाता है। टकराया अब मुड़ के क्या हो गया? आगे बढ़ गया। ये क्या हो गया? ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का क्या हो गया? विवर्तन। चलिए अगला बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट। इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले सुनिए, स्रोत और श्रोता क्या होता है? यहाँ अपेक्षित गति होगा। स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होगा, यानी कि यहाँ अकेले नहीं होगा। यहाँ जब भी होगा डॉपलर इफेक्ट 2 लोगों के बीच में एगो सुनने वाला रहेगा। जैसे ट्रेन है और हम हैं, ट्रेन है और हम हैं। बात समझिए? ट्रेन की सीटी है तो ट्रेन हो गया स्रोत और हम हो गए क्या? श्रोता। उन दोनों के बीच जब अपेक्षित गति होता है तो जैसे आप देखिए ट्रेन नज़दीक आएगा तो ध्वनि तेज सुनाई देगा, दूर जाएगा तो धीरे धीरे सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। ये कौन सा प्रभाव है? ये डॉपलर इफेक्ट है। अब पढ़ के हम सुनाते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। यानी कि यहाँ आवृत्ति सुनाई दिया अलग, यानी कि उसको आवाज़ जो है ना अलग अलग सुनाई देगा। बात समझे? यहाँ आवृत्ति लिखले है, दोनों की आवृत्ति क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो सिंपल सा बात, आवृत्ति चेंज हुआ तो ध्वनि क्या हो गया? धीमे। अगर नज़दीक आ रहा है तो ध्वनि तेज सुनाई देगा और दूर जाएगा तो ध्वनि धीमे सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। देखबे करते हैं ट्रेन पास आता है तो ध्वनि तेजी से सुनाई देता है और दूर जाता है तो कम सुनाई देता है। तो ये कौन सा प्रभाव है? डॉपलर इफेक्ट। और ध्वनि जो तेज या कम धीरे सुनाई देगा किसके कारण? आवृत्ति के कारण। किसका कारण? आवृत्ति के कारण। अब चलिए, अब अगला है डॉपलर इफेक्ट। समझ में आ गया ना? डॉपलर इफेक्ट समझ में आया। अब अगला है मेक संख्या। कौन सी? मेक संख्या। चलिए
पिंड की चाल, मेघ संख्या क्या होता है, पिंड की चाल यानी कि जो वस्तु है उसकी चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को कहते हैं मेघ संख्या। बात समझे, मेघ संख्या किसको कहते हैं, पिंड की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मेघ संख्या। मेघ संख्या किसे कहते हैं, ध्वनि की चाल और पिंड की चाल के अनुपात, ध्वनि की चाल और पिंड की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मेघ संख्या कहते हैं। ध्वनि की चाल और पिंड की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मेघ संख्या कहते हैं। बात समझे कि नहीं, मेघ संख्या समझे, पिंड की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मेघ संख्या। ये मेघ संख्या से क्या होता है, ध्वनि की स्पीड ज्ञात करते हैं, इससे हम क्या कहते हैं, ध्वनि की स्पीड ज्ञात करते हैं। मेघ संख्या से क्या कहते हैं, अब अपना दुनिया नहीं, बहुत बड़ा स्रोत का स्पीड, बहुत बड़ा स्रोत का स्पीड। जैसे देखिए, एक अगर आगे लिखल है, यदि मेघ संख्या 1 से अधिक हो तो उसे कहते हैं प्राध्वनिक, सुपरसोनिक कहते हैं। यदि मेघ संख्या 1 से अधिक हो, मेघ संख्या 1 से अधिक हो, उसको कहते हैं सुपरसोनिक। जो ये सब मिसाइल सब है ना, है तो वो सब होता है, मिसाइल सब का जो चाल होता है उसको हम लोग मापते हैं मेघ संख्या में। मिसाइल की जो चाल है उसको मापते हैं कौन सी में, मेघ संख्या में। बस समझे ना, है वायुयान तो ऐसे किलोमीटर में हो जाएगा, वायुयान उस सब के चाल से थोड़ी जाएगा। जैसे भारत के पास जो सुपरसोनिक एक मिसाइल है ब्रह्मोस, क्वेश्चन पूछता है ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है, तो सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि उसकी स्पीड जो है एक मेघ संख्या से क्या है, अधिक है, एक मेघ संख्या से अधिक है। बस समझे, तो यहाँ हम अनुपात क्या पढ़े, ध्वनि की चाल, यानी कि ध्वनि की चाल से जो है ना अधिक है, ध्वनि की 2 मेघ संख्या यानी कि ध्वनि की चाल से दुगुनी हो गई है, ठीक ना। और आ गया एक है यदि मेघ संख्या 5 से अधिक हो, यदि मेघ संख्या 5 से अधिक हो, उसको कहते हैं हम पराध्वनिक, हाइपरसोनिक। उसको क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक। तो भारत के पास अभी कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, भारत के पास अभी कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। और दुनिया का सबसे अच्छा सुपरसोनिक मिसाइल है भारत के पास, ब्रह्मोस। बस समझे, हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी 5 मेघ संख्या वाला मिसाइल अपने पास नहीं है। बस समझे, यानी कि ध्वनि की चाल से 5 गुना चाल। चलिए, अब आते हैं प्रोघाती तरंग। अब क्या आते हैं, प्रोघाती तरंगे। क्या आते हैं, प्रोघाती तरंगे। तो प्रोघाती तरंगे क्या हुआ, प्रोघाती तरंगे क्या होता है बबुआ, नामे है प्रोघाती, यानी कि जो ना घात लगाना, प्रोघात यानी कि जो भूकंप हुआ, जो भूकंप हुआ, ठनका गिरा, आंधी तूफान सुनामी, इस सब में जो तरंगे उत्पन्न होता है ना, बिजली का कड़कना, इस सब में जो तरंगे उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम प्रोघाती तरंगे। नहीं, बिजली कड़क तड़कता है तो इस समय जो तरंग उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम प्रोघाती तरंग। उसको क्या कहेंगे हम, प्रोघाती तरंग। बात समझे कि नहीं, प्रोघाती तरंग समझ में आ गया ना। देखिए शांति से बता रहे हैं ताकि थोड़ा समझाते हुए चल रहे हैं, घटाने वाला बात रहेगा ना तो वॉल्यूम चेंज होगा। बात समझे, जहाँ बात समझे, प्रोघाती तरंग समझ गए ना, जो सुनामी सबके समय उत्पन्न होता है, आंधी तूफान में, भूकंप के समय जो उत्पन्न होता है। और अपने पीछे जो है शंकुआकार आकृति लिखा है, जो पीछे माध्यम में शंकुआकार विक्षोभ छोड़ती है, जैसे रॉकेट के पीछे नहीं छूटता है शंकुआकार माध्यम, जो धुआं रॉकेट छोड़ता है, तो कौन शंकुआकार आकृति का। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इतना दिमाग में, प्रोघाती तरंगे खतरनाक होता है, सुनामी के समय ये सब उत्पन्न होगा, भूकंप के समय उत्पन्न होगा, क्या ठीक है ना। चलिए, ये हो गया, इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब क्या है, अब जितना हम पढ़ेंगे उसको साथ में रिवीजन कराएंगे। अब आप लोग, अगर आप लोग को तैयारी बेहतर करना है, ठीक ना, अब के बाद आप वीडियो पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, घर के यहाँ से जाके जो है ना, काहे कि पढ़ाएंगे इतना, अब उसके साथ जो पीछे का जो है ना लगातार रिवीजन होते रहेगा। तो पीछे का रिवीजन होगा तो आप बाबा हाई सुनिएगा ना, तब ना पीछे का रिकॉल रहेगा। यहाँ तो एक बार हम याद बोले हैं, और जो रिवीजन होगा उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। तो अब जो है ना, जितना भी पढ़ेंगे ना उसको प्रतिदिन रिवीजन होगा, प्रतिदिन। वो कैसे रिवीजन होगा वो मेरा होती है, जैसे हम पहले 10 गो क्वेश्चन लाते थे ना तो रिवीजन होते रहता था, वही होगा, ठीक ना। इसीलिए अब इस पीडी को हम अलग किए हैं, ठीक ना, ताकि हम लूसेंट को बढ़िया से रिवीजन करवाएं। अब उसको आप लोग याद करते हैं तो याद करके आप अपने से पूछिएगा, और इसको जो है ना हम बढ़िया से क्या करेंगे, आप लोग को लूसेंट को रटवाएंगे, ठीक। चलिए, अब आते हैं, हम लोग पढ़ लिए थे क्या, हम लोग क्या क्या पढ़े थे, गामा किरण, एक्स किरण, ये सब पढ़े थे। तो फटाक से इसका हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो आप लोग निकाल लेना, अब सुनिए यहाँ,
हम रिवीजन के अलग अलग जगह से लेकर आए हुए हैं। चलिए, गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल विलायड। किसने किया था गामा किरण? पॉल विलायड। और इसकी वेधन क्षमता क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। किसकी? गामा किरण। एकदम दिमाग से शांत करके एकदम आराम से सुनिएगा। फिजिक्स से थोड़ा समझने वाला चीज़, जहाँ रटने वाला चीज़ होगा ना तो वहाँ अलग रहेगा मेरा चीज़, ठीक ना, समझने वाला में अलग रहेगा। और इसका कहा जाता है गामा किरण की जो नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। गामा किरण के नामकरण कौन किया है? रदरफोर्ड ने। आज तक नया लूसेंट जो है ना उसमें गलत ज़्यादा चीज़ दिए हैं, आज हम देखें गलती से, ठीक ना। नया लूसेंट में जो ना कुछ बातें गलती दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ गलत रहेगा ना तो हम बता देंगे आप लोग, ठीक ना। न्यू लूसेंट थोड़ा गलत है पुराना वाला की अपेक्षा। चलिए, अब आते हैं एक्स किरण की खोज किसने किया था? राउजन। एक्स किरण की खोज राउजन। एक्स किरण की खोज राउजन। एक्स किरण की खोज, एक्स किरण की खोज, एक्स किरण की खोज, एक्स किरण की खोज, एक्स किरण की खोज। प्रायोगिक किरण रीटर, प्रायोगिक किरण, प्रायोगिक किरण। और किसके लिए? सेकाई के लिए। किसके लिए? सेकाई के लिए। किसके लिए? सेकाई के लिए। चलिए, आते हैं प्रत्यास्थ, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थ क्या होता है? प्रत्यास्थ क्या होता है? प्रत्यास्थ का सिंपल वे में हम समझना है, जो जितना परिवर्तन का विरोध करेगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी अधिक। प्रत्यास्थ ए बबुआ अब वहाँ नहीं है, आपका वहाँ का काम खत्म हो गया, अब सिर्फ क्या करना है? सुनना है। वहाँ देखिएगा तो हर क्वेश्चन के लिए आपको हर पेज पलटना होगा, बात समझे। चलिए, प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है? जो जितना विरोध करेगा, जैसे लबर है तो हम लोग सोचते हैं लबर की प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा होती है, नहीं। जो जितना अपना विरोध करेगा उतना ज़्यादा उसकी प्रत्यास्थता होगी। जिसकी विरोध करने की क्षमता जितनी अधिक उसकी प्रत्यास्थता उतनी अधिक। तो सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता है? इस्पात। इसलिए इस्पात की प्रत्यास्थता क्या होता है? सबसे अधिक होती है। बस समझे, हम लोग जानते हैं, सोचते हैं लबर का होता होगा, नहीं। और हम लोग प्रत्यास्थता का मतलब क्या समझते हैं? जानते हैं, जो अपनी अवस्था में वापस आ जाए। हम लोग समझते हैं प्रत्यास्थता मतलब बचपन से जो अपनी मूल अवस्था में जितना जल्दी वापस आएगा उसकी प्रत्यास्थता उतना ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं। प्रत्यास्थता का मतलब होता है जो जितना विरोध करेगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी ज़्यादा। बस समझे, काहे कि शुरू से दिया जाता है प्रत्यास्थता का एग्जाम्पल लबर से। कौन चीज़ देता है? लबर से। तो लबर को ऐसे मोड़े, स्प्रिंग से मोड़े, छोड़ दिए तो वापस आ गया अपनी स्थिति में, नहीं। प्रत्यास्थता मतलब समझना है जो जितना विरोध करेगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी अधिक। बात समझे कि नहीं? प्रत्यास्थता। आगे बढ़े हैं। अब कि जैसे हम बल हटाएं अपनी वापस अपनी स्थिति में आ जाए। जैसे हम किसी वस्तु को बल लगाएं, वो विरोध, हम बल लगाएंगे तो वो विरोध करेगा, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। जैसे आप लोग विरोध करते नहीं आएंगे टाइम पे, 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 तो विरोध है। जैसे हम लगातार बोलेंगे तो टाइम पाइएगा। जैसे बोलना बंद किए टाइम पर आना बंद, तो ऐसे ही होता है। जैसे बल हटाया, जैसे बल लगाएं, ठीक, बल लगाएं तो वो मुड़ जाएगा। जैसे बल हटाएं तुरंत अपनी अवस्था में आ जाएगा, ठीक। यानी बात समझे, तो वो क्या है? उसको कहते हैं प्रत्यास्थता। यानी बल हटाते ही अपने मूल स्थिति में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता की वस्तु, ठीक ना। ये हो गया प्रत्यास्थता। अब आइए विकृति। विकृति मतलब स्ट्रेन, विकृति। तो समझिए विकृति क्या होता है? विकृति क्या होता है? लंबाई में जितना वृद्धि हुआ, किसी वस्तु की लंबाई में जितना वृद्धि हुआ और मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। जैसे ये पेन नहीं, मान लीजिए ये रबर है, ये क्या है? रबर है। इतना लंबाई है रबर का, ऐसे खींच दिए इसको, क्या किए? ऐसे खींच दिए, ऐसे क्या किए? खींच दिए, तो इतना मान लीजिए बढ़ा, इतना बढ़ा, तो जो वृद्धि हुआ, जो मनीषा कहला रहा, जो वृद्धि हुआ, जो वृद्धि हुआ, जो और जो मूल लंबाई है उसके अनुपात को कहेंगे हम विकृति। उसको क्या कहेंगे? जो लंबाई में वृद्धि हुआ, जो लंबाई में वृद्धि हुआ और जो मूल लंबाई है उसके अनुपात को कहेंगे विकृति। एक क्वेश्चन बताइए, विकृति का SI मात्रक बताइए। विकृति का SI मात्रक बताइए सत्यम जी। हाँ, नहीं होगा। देखिए क्या बताए? लंबाई में वृद्धि, लंबाई की मात्रक क्या? मीटर, और नीचे भी क्या है? लंबाई। मीटर मीटर क्या हो गया? कट गया, तो उसका कोई भी SI यूनिट नहीं होता है। बस समझे, कॉमन सेंस की बातें हैं, समझे कि नहीं? समझ में आ गया? देख लीजिए कैसे फंस गए हैं। हाँ, हम जान रहे थे तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिबल, स्ट्रेस। इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेस। जैसे आज आप लोग स्ट्रेस में हैं, ठीक ना। हाँ, टेंशन ना लीजिए, स्ट्रेस को, हाँ, स्ट्रेस में है।
हाँ हाँ, बहुत सीरियस है, इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सीरियस आदमी कहाँ जाता है पता है, ज़्यादा सीरियस रहिएगा, नहीं बोलेंगे, चलिए हटाइए। प्रतिबल किसे कहते हैं? प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, इंग्लिश में क्या होता है? स्ट्रेस। हम बताए थे जब स्ट्रेस मतलब क्या होता है? प्रतिबल यानी प्रेशर लग रहा है, हाँ प्रेशर लगा है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम? प्रतिबल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? प्रतिबल। तो देखिए स्ट्रेस में क्या होता है, एक ही आदमी पर हम मेरा भी टेंशन, उसका भी टेंशन, फलावा का टेंशन, यानी सबका टेंशन एक ही आदमी पे, तो उसका प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। वही एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कभी हम पढ़ाए थे, अब जितना हम पढ़ाए रहेंगे तो उसको याद करने का गारंटी मेरा है। आप लोग घर में हेडफोन लगा के क्या कहते हैं, सुनते रहिएगा। अब देखिएगा कैसे हम रिविजन करवाएंगे। सारा हम कई दिन से मानचित्र तैयार किए थे, अब खांचा तैयार हो गया है। अब आता है एगो हुक का नियम। किसका नियम? हुक का नियम। तो विकृति और प्रतिबल एक दूसरे का समानुपाती होता है। प्रतिबल और विकृति एक दूसरे का क्या होता है? समानुपाती। विकृति समानुपाती प्रतिबल, विकृति समानुपाती प्रतिबल, उसको क्या कहेंगे हम? इसी को कहते हैं हुक का नियम। इसी को क्या कहेंगे? हुक का नियम। विकृति जो है अनुक्रमानुपाती होगा, विकृति अनुक्रमानुपाती होगा प्रतिबल का, इसी को क्या कहेंगे हम? हुक का नियम। बात समझे? हुक का नियम समझ में आ गया। अब चलिए, वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332। वायु में ध्वनि की चाल 332, जल में 1483 और लोहा में 5130। लोहा में 5130। चलिए अब आते हैं 5130। चलिए, उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है √GR होता है। उपग्रह का कक्षीय वेग √GR होता है। अब पृथ्वी का पलायन वेग होता है √2GR। पृथ्वी का पलायन वेग √2GR। बात समझे? यानी कि कक्षीय वेग और पलायन वेग, कक्षीय वेग पलायन वेग में कितने का गुना होता है? √2 का गुना होता है। कितने का गुना होता है? √2 का गुना होता है। बात समझे? यानी कक्षीय वेग से कितना ज़्यादा होता है पलायन वेग? √2। कितना है? √2। तो कहा जाता है अगर किसी ग्रह का कक्षीय वेग 41% बढ़ जाएगा तो ग्रह अपना कक्षा छोड़ के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। बात समझे? अगर कोई ऐसे घूम रहा है, कोई वस्तु ऐसे घूम रहा है, उसका स्पीड, उसका चाल में 41 गुना वृद्धि हो जाएगा तो वो अपना कक्षा से क्या हो जाएगा? उड़ने लगेगा। अपना कक्षा से क्या हो जाएगा? उड़ने लगेगा। ठीक ना? चलिए अब आप एक क्वेश्चन है, बड़ी जी का मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश। पाई का मान जो दिया था आर्यभट्ट। हम कैसे रिवीजन करेंगे वो मेरे ऊपर है। बात समझे? लेकिन जितना, जैसे आज फिजिक्स चल रहा है तो जितना फिजिक्स में होगा हम लेते रहेंगे। जितना ज्योग्राफी का आज क्लास है, ज्योग्राफी में पिछड़ा जितना है वो हम, मेरा खांचा तैयार रहेगा। चलिए अब निकालिए आप लोग केमिस्ट्री। अब निकालिए क्या? केमिस्ट्री। अब निकालिए आप लोग केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, चैप्टर नंबर रसायन शास्त्र। अब आप लोग निकालिए रसायन शास्त्र, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। निकालिए, तेजी से निकालिए। चलिए पहला लाइन निकालें। चलिए, ये कहा जाता है, कहता है रसायन शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है ना, मिस्र का शब्द क्रीमिया से हुआ है। कभी कभी पूछ देता है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? क्रीमिया से। किससे हुआ है? क्रीमिया से। ठीक ना? जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ होता है काला रंग। शुरू से बबुआ स्टार्ट। ठीक ना? शुरू से है। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, रसायन विज्ञान का जनक होता है लेवेसियर। लेवासियर ऐसे कहा जाता है। ठीक ना? लेवासियर। रसायन विज्ञान का पिता कौन है? लेवासियर। रसायन विज्ञान का पिता लेवासियर। जो बोलना है बोलिए। चलिए आगे बढ़िए। पदार्थ किसको कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें, सुनिए, दुनिया की वो सारी वस्तुएं जो स्थान घेती हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहेंगे हम? पदार्थ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जो स्थान घेती हो और जिसका द्रव्यमान हो उसे क्या कहेंगे? द्रव्यमान, पदार्थ कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? पदार्थ। जो क्या करे?
स्थान घेरे जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, कुछ द्रव्यमान। दुनिया की कोई भी वस्तु, ये कागज है, कुछ ना कुछ तो इसका द्रव्यमान होगा ना, इत्तियों सा होगा ना कुछ तो होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, पदार्थ कहेंगे। जैसे हो गया जल, हो गया हवा, हो गया बालू, हो गया, ये सब हो गया, ठीक ना। आगे बढ़िए। हवा जगह नहीं घेरता है, हाँ, हवा जगह नहीं घेरता है। आम, अभी आम का सीजन है, हल्का फल्का है, ये आम दीजिएगा, क्या कहते हैं, पानी में फूलने दीजिएगा आम, देखिएगा उस पर, उससे क्या निकलता है, बुलबुला निकलता है, देखिएगा। हाँ, और इसी में देखिएगा बुलबुला निकलता रहता है। तो जगह लिया तब ना बुलबुला का, ना जगह लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महान कवि कनाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के मिलके बने हैं, जिसे परमाणु कहा। तो समझिए, परमाणु के विषय में सबसे पहले क्या बता दिया, कनाद ने। कौन बता दिया, कनाद ने। परमाणु के विषय में सबसे पहले कौन बताया, कनाद। आगे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड सब नियम जो आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले हमारा देखिए, सब चीज़ बात, पृथ्वी घूम रहा है, ये सब पहले हमारा महान ऋषि मुनि ही बता दिया है, ठीक ना। जैसे पदार्थ के बारे में कौन बताया, ऋषि कनाद ने, ठीक ना, बहुत पहले ये बता दिया। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलके बने हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ जो इस पॉइंट से जो हम सीखें, केमिस्ट्री का पिता लेवेसियर, आप पदार्थ किसे कहते हैं, जिस स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान। आराम से पढ़ेंगे, एकदम नो टेंशन, नो हेजिटेशन, बात समझें। आगे बढ़ें। अब इसके साथ हम पहले आगे बढ़ते हैं। अब आगे पदार्थ का वर्गीकरण। ठोस, ठोस किसे कहेंगे, जिसका आकार और आयतन सब कुछ क्या हो, निश्चित हो। जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। अब देखिए, ठोस का जो है ना, और केमिस्ट्री का और अंदर जाइएगा ना, जिसकी कणों के बीच जो है ना, बंद जो है ना बहुत मजबूत हो, जिसके कण के बीच बंद जो है बहुत मजबूत, उसका कण जो है ना बहुत मजबूती से पकड़ ले, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहा है, बस समझे। तो वो क्या है, ठोस है। और उसके बीच, कणों के बीच में दूरी भी जो है ना बहुत कम है, तो वो क्या है, ठोस है। ये अंदर की बातें हैं, बस समझे। और आगे चलिए, किसके बारे में पढ़ते हैं, द्रव के बारे में। एकदम केमिस्ट्री शुरू से है भाई, वाह। द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका अनिश्चित एवं आकार, अनिश्चित आकार, आकार क्या हो गया, अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या हो गया, निश्चित। अब पानी बहा दीजिए, जो पात्र में रखिए द्रव को, उसी का आकार ले लेता है, बात समझे, उसी का आकार ले लेता है, बात समझे कि नहीं। तो आकार और निश्चित हुआ, लेकिन आयतन क्या हो गया, निश्चित। आयतन क्या हो गया, निश्चित। द्रव में क्या होता है, आकार और निश्चित, आयतन क्या, निश्चित। लेकिन गैस में क्या होता है, वो पकड़ाता है गैस, है न आकार न आयतन, कुछ भी निश्चित न हो, बात समझे। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे क्या कहेंगे हम, गैस कहेंगे। जैसे हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हो गया, बात समझे कि नहीं समझे, समझे यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ठोस क्या हुआ, आकार और आयतन दोनों निश्चित, और द्रव में क्या हो गया, आकार और निश्चित, आयतन निश्चित। और गैस में हाँ, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। एकदम बैठ गया दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ठोस है और द्रव है, गैस है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। ऐसे आगे जाके पढ़िएगा पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ठीक ना। अभी हम उसका चर्चा नहीं करेंगे, हैं। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन, ठीक ना। ठोस द्रव गैस सही है, एगो प्लाज्मा हो जाएगा, एगो बोस-आइंस्टाइन हो गया, तो समझिए। हाँ, वो सब बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी समझना है जो उसे। अब देखिए, ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं। द्रव को कौन सी में बदल सकते हैं, गैस में बदल सकते हैं। कैसे, दाब और ताप में परिवर्तन लाके, बस समझे। पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकते हैं। अवस्थाएं मतलब ठोस, द्रव, गैस है ना, तो उसको हम उसके रूप को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कौन से, ताप और दाब से, ताप और दाब में परिवर्तन लाके। जैसे देखिए, बर्फ है, हाँ, बर्फ है, ठीक ना, बर्फ है, उसका टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो कौन सी में पिघल गया, द्रव में, पानी में। बर्फ क्या है, ठोस है, पानी क्या है,
द्रव है। अवस्था बदला कि नहीं? हाँ, अवस्था बदला ना। हाँ, तो अवस्था कैसे बदलेगा? ताप और दाब में परिवर्तन लाके। तो इस लाइन को अंडर कर लीजिए आप लोग। दाब और ताप में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। हाँ, ठीक ना? की हो कुटुम? हाँ, की छे? इतना लेट कहने हो लोग? बोलो ने। चलिए, अब जल जो है ना अपनी तीनों अवस्था में रहती है। जल जो है ना तीनों अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में रहता है गैस। जल कैसे? देखिए, ठोस जल बर्फ हो गया, समझिए बर्फ हो गया कौन सा अवस्था? ठोस। बर्फ हो गया ठोस, और जल हो गया द्रव। और जब हम जल को गर्म करते हैं तो कौन सी में बदलता है? वाष्प में, ठीक ना? यानी कि तीनों अवस्था में है कि ना? जल तीनों अवस्था में रहते हैं। चलिए ठोस, आगे हम बढ़ते हैं। कुछ पदार्थ, समझिए बबुआ, कुछ पदार्थ समझिए, ठोस को गर्म करेंगे तो पहले बदलेगा द्रव, ठोस को गर्म करेंगे तो पहले बदलेगा, और द्रव से फिर आएगा गैस। ठोस बदलेगा द्रव और फिर आएगा अवस्था परिवर्तन। ध्यान से सुनिए, ये सब क्वेश्चन पूछ देगा, वहाँ रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सब थोड़ा समझने वाला है, तो समझा रहिएगा ना तो ठीक रहेगा। ठोस बदलेगा कौन सी में? द्रव में, फिर द्रव बदलेगा गैस में। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो ठोस से डायरेक्ट बदल जाएगा कौन सी में? गैस में। ठोस से डायरेक्ट बदल जाएगा गैस में। इस विधि को कहते हैं उद्पातन। इसे क्या कहते हैं? उद्पातन। इसे कैसे क्या कहते हैं? उद्पातन। जैसे होता है आपका कपूर, कपूर जलाएं, लिक्विड, कपूर क्या है? ठोस है ना, कपूर क्या है? ठोस। जलाएं और गैस बदल जाता है, गैस बन जाता है। बस समझें, द्रव में बदला नहीं। इस विधि को जब ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए, इस विधि को कहते हैं उद्पातन। इसे क्या कहते हैं? उद्पातन। इस विधि को क्या कहते हैं? उद्पातन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझते चलिए, ठीक ना? चलिए समझते चलिए। अब देखिए, पदार्थ की यहीं दे दिया है, पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था पदार्थ की प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, और पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन। भैया आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को हम जो है ना लूसेंट नहीं भूलने देंगे। आप एक भी ऐसा बंदा या बंदी, ठीक ना, आप लोग कंटिन्यू मेरा वीडियो आज से 1 महीना सुनिए, उसके बाद अपनी तैयारी में देखिएगा क्या परिवर्तन होता है, ठीक ना। अगर आपको परिवर्तन न लगे, आप मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी नहीं कीजिएगा, और फ़ोन कर के आपके सर्किल में कोई भी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो कहिएगा उसको अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक ना। अगर 1 महीना में आपको परिवर्तन न लगे, आपको याद न रहे, जो भी हम पढ़ाए हैं उसको याद कराने की गारंटी है, ठीक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। अब पांचवी अवस्था क्या है? बोस-आइंस्टाइन। पांचवी अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है जानते हैं? वो जो जेल नहीं होता है, हाँ, हम लोग जब कहीं जाते होते हैं ना, हाँ, ऐसे हम लगाते नहीं हैं, पहले बता दें। कहीं जाते होते तो बलवा एक समय था, हाँ, जो बाल खाता करने का समय क्रेज था, जेल लगा लेता था, हाँ, ऐसे बलवा को घुमा कर लेता था। अब ये सब नहीं होता, ठीक ना, ठीक। तो वो क्या हुआ? वो जेल हुआ। वो क्या हुआ? वो जो जेल है ना, वही पदार्थ की क्या है? चौथी अवस्था है, उसी प्लाज्मा, ठीक ना। प्लाज्मा क्या? हल्का द्रव, हल्का ठोस टाइप में रहेगा। जैसे रक्त है, रक्त जो है ना प्लाज्मा के अवस्था में होता है, ठीक ना, रक्त होता है प्लाज्मा। अब बोस-आइंस्टाइन जो सूर्य है, सूर्य सब का जो टेम्परेचर है, उस समय आएंगे बोस-आइंस्टाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है तत्व। हम क्या क्या पढ़ लिए? ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिए। अब आते हैं क्या? तत्व। एक बार फिर से बोल दिए बबुआ। ठोस क्या हो गया? आयतन, आकार दोनों निश्चित। द्रव में क्या हो गया? आकार और निश्चित। काहे आकार निश्चित? जो बर्तन में रखें उसी का आकार, लेकिन आयतन निश्चित। और गैस में न आकार न आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग तत्व के पास आ जाइए, जिसको कहते हैं एलिमेंट। देखिए ए बबुआ, ध्यान से सुनिएगा हो, यहाँ कैसे क्वेश्चन बना लेगा। आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा, आप क्वेश्चनवा हेडिंग में से बना देगा। आप कहिएगा कहाँ से क्वेश्चन आ गया। पहले क्वेश्चन, वो तत्व शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध। ऑप्शन ऐसे देगा बबुआ रे, निम्न में से कौन शुद्ध है? निम्न में से कौन शुद्ध है? ठोस, द्रव, जो देखिएगा ना सब तो शुद्ध है। सब क्या है? शुद्ध है। लेकिन तत्व के परिभाषा में लिखा है वह शुद्ध पदार्थ,
तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ, एकदम खास सोना है 24 कैरेट का। बस समझे, तत्व है वह शुद्ध पदार्थ। तो यहाँ याद रखें, अंडरलाइन कर लीजिए, जो किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, न ही अन्य सरल पदार्थों से योग से बनाया जा सकता है, जिसे बारे में कहता है, सुन लीजिए, पढ़ लिए वेद पढ़ लिए ना, अब उस वेद को आत्मसात कीजिए। इधर देखिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको अब ना तो उसके विभाजित कर सकते हैं, अब उसको विभाजित ना कि उसको जोड़ के 2 पदार्थ बना सकते हैं, यानी कि तत्व को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। बस समझे, तत्व को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात जो है ना आगे चल के गलत हुआ है, ये आगे चल के बात क्या हुआ है? गलत हुआ है। बस समझे, जब और केमिस्ट्री में अंदर घुसेगा ना तो ये बात गलत है, लेकिन फिर भी सही है, ठीक ना। तत्व को क्या बोला? हम इससे ज़्यादा हम पदार्थ को विभाजित नहीं। अब देखिए, एक कागज़ है, फाड़ते 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 इतनी को रहा, इतनी को हो गया, इतनी हो गया। अब इसको भी फाड़िएगा, अब फाड़ के इतनी को हो गया, एकदम इतनी को हो गया। अब ज़्यादा इसको 10 बार और काटिएगा कंजी से, अब इतना छोटा हो जाएगा, वो कटबे नहीं कहेगा। बात समझे ना, उससे ज़्यादा विभाजित हुआ नहीं, उससे ज़्यादा विभाजित नहीं हुआ। यानी कि तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं उसको जोड़ा जा सकता है। बात समझे कि नहीं? यही नहीं बोला? जो किसी रासायनिक या 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित जा सकता है, न किया जा सकता है, ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, न ही सरल पदार्थों में योग से बनाया जा सकता है। जैसे हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया ऑक्सीजन, हो गया। सोना के तोड़िएगा तो कहाँ बनेगा? हो सोने न बनेगा कि चांदी बन जाएगा? सोने होगा, चांदी से क्या होगा? चांदी ये होगा। बस समझे कि ना। लेकिन हम बता देना चाहते हैं आप लोग को जानकारी के लिए, तत्व के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तत्व का जो मौलिक कण है, तत्व का जो मौलिक कण है क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है बबुआ से। बात समझे कि नहीं? वो आगे हम पढ़ेंगे। तत्व समझ में आ गया ना? तत्व यौगिक और मिश्रण में शुद्ध कौन है बबुआ? हो तत्व ना शुद्ध हो, तत्व शुद्ध ना है। तत्व क्या है? शुद्ध है, ना तो उसको विभाजित करेंगे ना ही योग करेंगे। अब यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है बबुआ, यौगिकों का है शुद्ध है, जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यानी कि तत्व क्या है? यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को रासायनिक विधि से, कौन सी विधि से? रासायनिक विधि से योग से बनाए जाते हैं यौगिक। यानी कि यौगिक का निर्माण जो होगा किस विधि से? रासायनिक विधि से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है बात ना, ये जो मिलेगा 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ मिलेगा, समझिए बबुआ, समझिए, 2 या 2 से जो अधिक पदार्थ मिलेगा वो निश्चित अनुपात में। यौगिक से जो क्वेश्चन पूछेगा ना, पहला क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन शुद्ध है? तत्व भी शुद्ध है और यौगिक भी क्या है? शुद्ध है। लेकिन यौगिक में और एक बात जो फंस जाता है, स्टूडेंट पढ़ता है सब कुछ, जानता है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ से बना, उसको यौगिक कहते हैं, इतना जानता है, एकदम बच्चे से जानता है। आप क्या समझते हैं? हम नहीं जानते हैं, आप लोग ये सब जानते हैं। हम उतना बकलोर ना है जो फिर भी रटा है। लेकिन वहाँ क्वेश्चन पूछ जाता है तो फंस जाता है। कहाँ फंसते जानते हैं? निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में, याद रखिएगा। यौगिक में निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाता है? निश्चित अनुपात में, याद रखिएगा। बात समझे? तो यौगिक के विषय में 2 बातें याद रखना है। इसको मिलाते हैं हम किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में। इसको हम प्रूव करके बताते हैं। जैसे जल का सूत्र होता है बबुआ H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का कितना भाग? 1 भाग मिला। H2O होगा ना, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो जब भी जल बनेगा 2 भाग हाइड्रोजन होगा, 1 भाग ऑक्सीजन। ऐसा नहीं एक इधर से लो ऑक्सीजन, इधर से लो हाइड्रोजन, मिल जा बन जा जल, नहीं। 2 भाग देना होगा हाइड्रोजन, 1 भाग देना होगा ऑक्सीजन, तभी मेल होई और तभी बनी जल, ना तो जल ना बनी। बात समझे कि नहीं? बात समझे? तो इसीलिए कहा था निश्चित अनुपात। क्या होना चाहिए? निश्चित अनुपात। जैसे आप लोग बच्चा में
लेंसवा लेते होंगे कंपसवा में से, कागजवा जलाना स्टार्ट कर देते होंगे। बात समझे? अब जहाँ मन तहाँ से नहीं जलता होगा, एक निश्चित फोकस होता है। जब फोकस पर रहेगा ना तभी कागज जलेगा। ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। एक समय पकड़ा, आओ यहाँ चमक रहा है, अब यहाँ से जलेगा। 5 मिनट रखते हैं, जलना स्टार्ट। आप लोग नहीं किए होंगे, करते होंगे, किए हैं ना? तब ये सब बच्चा ये सब खुरपाती नहीं किए तो बचपने क्या? अगर बचपन में खुरपाती नहीं किया वो बचपने क्या? आज के माँ बाप हम पढ़ो रे बदमाशी करने दो। कहिया बदमाशी करेगा? एकदम बदमाशी करो। बदमाशी करने से दिमाग तेज होता है, जान लीजिए भाइयों, आप लोग भी होइएगा कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे यहाँ जल के बारे में बोल दिया है, यहाँ समझाइए दिया है, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं मिश्रण के बारे में। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, यानी कि यौगिक हुआ निश्चित अनुपात, यौगिक हुआ निश्चित अनुपात। लेकिन मिश्रण कोई भी अनुपात में, ए बबुआ रे, 1 गिलास पानी जितना नमक देना है दे दे, हाँ, जितना चीनी देना है दे दे, हाँ, कोई है ये फार्मूला है जो 2 चम्मच दिया जाएगा तब ये मीठा होगा, मतलब तब ये घुलेगा। अपना मन जितना देना है दे। तो मिश्रण क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या हो गया? अशुद्ध। और इसका अनुपात भी क्या है? निश्चित अनुपात है और निश्चित अनुपात है। तो तत्व, यौगिक, मिश्रण, तीनों समझ में आया? हमको लगता है आज आप लोग को बढ़िया समझ में आया। अगर तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण। पहले तो मास्टर के डर से रट लेते होंगे, ठीक ना? अब पीछे से कोई नहीं बोलिएगा, वो डर आप ही थे, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तत्व समझ में आया है? तत्व क्या है? शुद्ध रूप है। यौगिक भी क्या है? शुद्ध है। तत्व क्या है? उससे और उसको और ज़्यादा हम टुकड़ा नहीं कर सकते। कहा जाता है आदमी को उतने तोड़िए जितना वो टूटे। अब इतने नहीं तोड़ दीजिए कि वो कहाँ चल जाए, स्मशान घाट में। बस समझिए, उतना ज़्यादा नहीं तोड़ना है, ठीक ना? आदमी तोड़ने लगता है तो कट कट कट। चलिए अब आते हैं, मिश्रण हो गया। अब आते हैं समांग मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांग मिश्रण। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण निर्माण होता है। इसमें प्रत्येक भाग में गुणधर्म समान होता है, चीनी या नमक का जलीय बिना। अब समझ लीजिए समांग मिश्रण पहले समझ लीजिए, उसके बाद उसको देखिए वहाँ कुछ नहीं है, जो है यहाँ है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप लोग शरबत बनाए, ठीक ना? शरबत बनाए, ठीक? तो शरबत बनाए तो मान लीजिए 1 हंडी जो है ना शरबत बनाए हैं, मान लीजिए कितना? 1 हंडी शरबत बनाए। अब किसी को बड़ा गिलास में दिए, किसी को छोटा गिलास में दिए, तो कहीं से हंडिया से आप निकालिएगा शरबतवा तो मिठवा उतने नहीं होगा। हाँ, कोई भी भाग निकालिए उसका, हाँ, कि किसी को दीजिएगा गिलास में तो कहिएगा क्या, नहीं मेरा बाजार कम मीठा है। आप किसी को दीजिएगा क्या कहते हैं, कटोरी में दीजिएगा तो कहिएगा कि ज़्यादा मीठा है। सबका समान मीठा होगा। हाँ, तो कहता है समान मिश्रण वही होता है, समान रूप से घुलता है। उसका एक एक कण क्या होता है? समान रूप से घुलता है। उसको क्या कहेंगे हम? समांग मिश्रण। उसे क्या कहेंगे हम? समांग मिश्रण। कहता है निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान होते हैं। प्रत्येक भाग के गुणधर्म लिख दिया ना, प्रत्येक भाग का गुण क्या होता है? कहीं से उठा के पीजिए, आपको उतने मीठा लगेगा, जिसको जितना तुमको उतना उसको, जब तक अलग से नहीं मिलाया जाए। अब विषमांग मिश्रण, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण बनता है, आज जिसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म अलग अलग होते हैं। जैसे हुआ बारूद वगैरह हो गया, कुआसा हो गया, बारूद हुआ और कुआसा। हाँ, तो कुआसा कैसा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण है। अब देखिए कुआसा कहीं ज़्यादा रहता है, कहीं हाँ, वो उसी जगह पर बसवा का गछिया है तो कहीं ज़्यादा रहेगा, दो कदम आगे रहेगा कम। तो वो कैसा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण है। बात समझे? कैसा मिश्रण है? विषमांग। समझ में आ गया ना? समांग मिश्रण समझ में आया, विषमांग मिश्रण समझ में आया? आया ना? नहीं हो आएगा तो बोलबे कीजिएगा। हाँ चलिए अब आते हैं, तरीका रट्टा मार लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनका प्रतिशत। पृथ्वी पर पाए जाने वाले, कहाँ? पृथ्वी पे पाए जाने वाले
प्रमुख तत्व और उनका मिश्रण भूपटल में। कहाँ? भूपटल, यानी हमारा भूपटल किसको कहते हैं? पृथ्वी का ऊपरी परत, पृथ्वी का ऊपरी परत में ऑक्सीजन कितना? 46.6%, 6%, 46.6%, ठीक ना। ऑक्सीजन 40.6, ऑक्सीजन 40.6, ऑक्सीजन 40.6। ए भैया रे, हम पढ़ रहे हैं भूपटल में विभिन्न तत्वों का परसेंटेज। भूपटल में ऑक्सीजन कितना? 40.6। उसके बाद आएगा सिलिकॉन 27.72, सिलिकॉन 27.72, सिलिकॉन 27.72। उसके बाद आएगा एल्युमिनियम 8.13। तो 3 को याद हुआ, पहले 3 को फिर से रिकॉल कीजिए। पहला सबसे ज़्यादा भूपटल में क्या हुआ? ऑक्सीजन 46.60। सबसे 1 नंबर पे क्या आया? ऑक्सीजन 46.60। 2 नंबर पे कौन आया? सिलिकॉन, 2 नंबर पे आया सिलिकॉन। तो भूपटल पर सबसे ज़्यादा कौन? 2 नंबर पे कौन? 3 नंबर पे कौन? सिलिकॉन को कितना हुआ? 27.72%। और 3 नंबर पर हुआ एल्युमिनियम 8.13%। 4 नंबर पे आएगा लोहा, 4 नंबर पे आएगा लोहा 5.5%। हाँ 5% है लोहा। कितना है? 5%। लोहा कितना है? 5%। लोहा कितना है? चलिए फिर से रिकॉल करते हैं। भूपटल में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46.60। सिलिकॉन कितना? 27.72। एल्युमिनियम कितना? 8.13। उसके बाद आता है लोहा कितना? लोहा 5, लोहा 5। उसके बाद आएगा कैल्शियम, उसके बाद आएगा कैल्शियम कितना परसेंट? 3.6%। कैल्शियम कितना? 3.6। उसके बाद आएगा सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम लगभग दोनों हो गया। सोडियम हो गया 2.83, पोटेशियम हो गया 2. बात सुनिए ना, अब आगे वाला को याद नहीं करना, आपको याद रखना है कहाँ तक? लोहा तक। कहाँ तक याद रखना है? लोहा तक। उसके आगे हमको याद का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। 3, 6, 3, 9, 10 कुल मिलाकर 10 तक नहीं बबुआ रे, 10 तक ना है। हाँ यानी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिएगा, भूपटल में प्रमुख कितने तत्वों का मिश्रण? प्रमुख 10, प्रमुख हो गया 10 तत्व हो गया 99.14%। अब बाकी होगा 0.01। बात समझे? प्रमुख तत्व कितने? 10। प्रमुख कितना हो गया? अच्छा एक बात बताइए, ऑप्शन में रहेगा 7, 12, 14, 15, क्या मारिएगा? 7 मारिएगा। हाँ बात समझे? इन्हें कहिएगा गुरुजी नहीं मारे हो, आप तो बताए थे 10 कहाँ ना आया? ऐसा नहीं, बस समझे कि नहीं? वहाँ दिमाग का यूज करेंगे, दिमाग का। अब आते हैं हमारे मानव शरीर में। कहाँ आते हैं? H2O दो रे, H2O दो। नहीं, संस्कृतम। चलिए एक है रवाकरण। क्या है? अब मिश्रण। हाँ सॉरी हम पढ़ रहे थे मानव शरीर में तत्वों की औसत मान। हमारा शरीर में जो है ना, हमारा शरीर में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक ना। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है क्या? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? फिर से हम बताते हैं, ये बात किसी ने बता दिया, रामदेव बाबा को। बाबा जानते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर 65% है क्या? 65% क्या है? ऑक्सीजन। 65% क्या है? ऑक्सीजन को तो खेलने के लिए हम जानते हैं बच्चे से, बहुत दिन से जाने हैं ऑक्सीजन को खेलने। ऑक्सीजन तो क्या है? सांस लेना। तो क्या लिए? ऑक्सीजन।
क्या हुआ, छोड़े ऑक्सीजन, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन दो और शरीर से गंदा निकालो, यानी CO2 निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन लो, शरीर स्वस्थ। का कि शरीर का अधिकांश, शरीर में 65% क्या है, ऑक्सीजन है। वही बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ऊर्जा का हाउस है, और उसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बात समझे कि नहीं? तो बोला लो ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बात समझे? समझ रहे? योगा क्यों करवाता है रामदेव बाबा? जानता है शरीर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, 65% ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन भरो। ठीक ना? समझिए जुगाड़, ये जुगाड़ है, सब जगह है साइंस। ठीक। अब कार्बन है कितना परसेंट, 28%। कार्बन कितना है, 28%। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 10%। और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कितना है, लेकिन बोल देंगे जीव द्रव्य में नाइट्रोजन कितना है, 10.5, 10.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैल्शियम कितना है, 2। फास्फोरस कितना है, 1। फास्फोरस कितना है, 1। लगभग जो है ना, समझिए एक व्यक्ति मनुष्य में फास्फोरस जानते हैं लगभग 1200, सॉरी कैल्शियम लगभग 1200 ग्राम होता है। एक व्यक्ति मनुष्य में लगभग जो है ना कैल्शियम की मात्रा 1200 ग्राम होता है लगभग। ठीक ना? और फास्फोरस लगभग जो है ना 170 ग्राम होता है लगभग। बस समझें, लगभग बता रहे हैं। चलिए, लेकिन अभी हमको परसेंटेज में पढ़ना है। अभी कौन सी में पढ़ना है? अब वो हम बताएं कौन सी में, ग्राम में। कौन सी में बताएं? अभी बता रहे हैं कौन सी में, कौन सी बता रहे हैं, परसेंटेज में। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। चलिए, हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। देखिए अब यहाँ देखिए कैसे जानेंगे, यही तीनों है। जल ही जीवन है बोला जाता है, हाँ? तो H2O, हाँ? H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले लिया कितना परसेंट, 65। हाइड्रोजन कितना लिया, 10। हाइड्रोजन कितना लिया, 10। अब देखिए हम छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में वो कितना ले लिया, 18। यानी CHO, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। C मतलब कार्बन कितना, 28% ले लिया। कार्बन कितना ले लिया, 28%। और H कितना लिया, 10%। 28 10 28। अब 65% ले लिया कौन, ऑक्सीजन। कितना हो गया, 28 और 65 जोड़ने जानते हैं, मैथ किसके पास पढ़ते हैं? कितना कितना हो गया, 93%। तो तीनों को हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझे हैं? चलिए आगे बढ़िए। अब आ गया 3% क्या हो गया, नाइट्रोजन। 3% क्या हो गया, नाइट्रोजन। अब देखिए इसको भी जोगा से रखेंगे पोजीशन पे। पोजीशन रखना या मतलब 4 गो प्रमुख तत्व आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप परसेंटेज छांट लीजिएगा। 4 गो प्रमुख तत्व। अब वहाँ एग्जाम में बैठ गए, कौन कौन था 4 गो, वही भूल गए। तो हम देखिए, तो अपने शरीर को देखना है। शरीर में जल 70% है, 65 से 70% जल है। बस समझे, जल हो गया। जल किसका बना होता है, H2O, है नहीं कहता है जल। तो H2O से निकाल लिए। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उससे निकालें। हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन। 78% क्या है, नाइट्रोजन। यानी जो मेरे आसपास में है उसकी मात्रा हमको रखना है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट हो गया, 3%। नाइट्रोजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया 65। ऑक्सीजन हो गया 65। कार्बन हो गया 18। कार्बन हो गया 18। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और सब कोई दूध पिलाता है बच्चे से, तो कैल्शियम हो गया 2। कैल्शियम हो गया 2। कैल्शियम हो गया 2। कैल्शियम दूध में क्या है, कैल्शियम दूध में क्या है, कैल्शियम है। उसके बाद हो गया फास्फोरस 1%। उसके बाद फास्फोरस 1%। उसके बाद हो गया फास्फोरस 1%। तो इतना का याद रखिएगा। बात समझे कि नहीं, इतना का याद रखिएगा। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन आप नीचे नहीं देखिए, कोई नीचे नहीं देखिएगा, भूल जाइए, कोई दिक्कत ना। ऑक्सीजन कितना, कार्बन 18। कार्बन 18। कार्बन 18। हाइड्रोजन 10। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम के बाद पोटेशियम, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद फास्फोरस क्या 0.35। इसको याद नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखना है। बात समझे कि नहीं? चलिए
ये चलिए अब फटाफट जो है ना कुछ बातें को सुन लीजिए, फटाफट एकदम गोली की रफ्तार से रिवीजन करवाते हैं कुछ सुनिए। द्रव में अगर कोई घुलनशील पदार्थ को मिलाएंगे, द्रव में अगर कोई घुलनशील पदार्थ को मिलाएंगे, आइंस्टीन महोदय, द्रव में अगर किसी घुलनशील पदार्थ को मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द्रव में अगर कोई घुलनशील पदार्थ यानी जो घुलने वाला है उस मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हम कुछ ऐसा बात है जो हमको रटवाना है, ठीक ना। तो साइंस का सबका हम तैयार कर लिए हैं। अब याद रखिएगा विषय फॉस्फीन एगो गैस है विषैली। फॉस्फीन कैसा गैस है, विषैली गैस है। फॉस्फीन कैसा गैस है, विषैली गैस है। अगर क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र, क्लोरोफॉर्म का सूत्र, क्लोरोफॉर्म का सूत्र, क्लोरोफॉर्म का सूत्र, क्लोरोफॉर्म का सूत्र। इसको अगर हम सूर्य प्रकाश की रोशनी में छोड़ देंगे तो ये बदल जाएगा फॉस्फीन गैस। क्या बना लेगा, फॉस्फीन गैस। यानी क्लोरोफॉर्म सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, फॉस्फीन गैस। अब फॉस्फीन कैसी गैस होती है, विषैली गैस होती है। फॉस्फीन कैसी गैस होती है, विषैली गैस। फॉस्फीन कैसी गैस होती है, विषैली गैस होती है। बात समझे हम। अब फॉस्फीन का सूत्र होता है COCl2। फॉस्फीन का सूत्र होता है COCl2। चलिए आगे बढ़िए। जो मिट्टी होता है ना, हाँ, मिट्टी में मिट्टी की क्षारीयता बढ़ाने के लिए, मिट्टी को क्षारीयता बढ़ाने के लिए जैसे हम खाद दूध देते हैं ना, खेत में क्या देते हैं, खाद वगैरह देते हैं, तो मिट्टी एसिडिक होता है, अम्लीय हो जाता है मिट्टी। बात समझे हैं। तो उसको क्षारीय में बदलने के लिए आप लोग जानते हैं अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है, लवण। लवण क्या हो गया, अम्ल और क्षार मिलकर दोनों लवण बना दिया, यानी कि दोनों अम्लीय खत्म कर दिया, क्षारीय खत्म कर दिया, लवण बना दिया, न्यूट्रल कर दिया। उसको क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। तो अगर हम खाद छिटते हैं तो अम्लीय बढ़ गया, तो अम्लीय को घटाना है तो अम्लीय घटाने के लिए क्या देंगे, क्षारीय पदार्थ देंगे। अम्लीयता बढ़ा तो उसको घटाने के लिए क्या देंगे, क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे। तो मिट्टी में क्षारीय पदार्थ देंगे, जिप्सन। क्या देंगे, जिप्सन। इसीलिए जो किसान तेज होता है, चालाक होता है, ठीक ना। जैसे फसल काटा उसके बाद चुनाव का छिड़काव, फसल काटने के पहले मतलब जोतने के समय चुनाव का छिड़काव कर दिया। बात समझें, जिससे उसकी मिट्टी में क्या होगा, क्षारीयता बढ़ गया। बस समझे। लेकिन हम लोग के खेत में गंगा जी आ जाता है तो अपने लेके आ जाता है क्षारीय। बस समझे, मिट्टी बदल दिया तो कोई ज़रूरत नहीं होता इससे। लेकिन उससे भी एक हानि हो जाता है। अगर पानी लेके आ जाता है, पानी में तो रसायन मिला ही रहता है, सब खेत से होकर जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रसायन जो है ना किससे मतलब ये होता है, मतलब प्रदूषित होता है, मिट्टी से होता है। क्या मिट्टी, पानी आया मिट्टी में घुला तो मिट्टी से पानी में चल गया, अब फिर पानी सब जगह नदी से गया तो उससे भी खेत अम्लीयता होता है। चलो, तो सिंपल याद रखना है, मिट्टी की क्षारीयता बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं, जिप्सन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, जिप्सन। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, जिप्सन का सूत्र दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र जवाब दीजिएगा। चलिए, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए, जो बर्फ़ ना पिघले उसके लिए हम मिलाते हैं जिलेटिन। क्या मिलाते हैं, जिलेटिन। क्या मिलाते हैं, जिलेटिन। क्या मिलाते हैं, जिलेटिन मिलाते हैं। और एक होता है सेक्रिन होता है, एक होता है क्या, सेक्रिन, जो कि एक सेक्रिन होता है जो कि 550 गुना ज़्यादा शर्करा से मीठा होता है। कितना मीठा होता है, 550 गुना। जो शर्करा होता है उससे कितना ज़्यादा मीठा होता है, 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें कोई ऊर्जा नहीं होता है, इसमें कोई एनर्जी नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऊर्जा नहीं होता है। बात समझे कि नहीं समझे, किसी प्रकार का कोई ऊर्जा नहीं होता है। और एक और याद रखिएगा, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने वाला गैस। अगर किसी को सुना दीजिए हंसते रहेंगे, कहेंगे पगला गई है, क्या हो गया रे, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, होम सिंगलर में फॉस्फीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका, फॉस्फीन गैस का। होम सिंगलर में किसका प्रयोग करते हैं, फॉस्फीन गैस। ये सब क्वेश्चन आपको हो सकता है स्पीडी में मिला होगा, स्पीडी में सब क्वेश्चन अच्छा है। और एक, चलिए, हम ये प्रयोग किए हुए हैं अपने कपड़ा पर, ठीक ना। आप लोग को भी अगर करना है तो कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर कोई ढेर स्मार्ट झाड़े उसका कपड़ा हम जाकर क्लोरीन गैस
क्लोरीन गैस क्लोरीन डाल दीजिएगा तो रंग को उड़ा देता है। क्लोरीन गैस क्या करता है? रंग उड़ा देता है। क्लोरीन गैस क्या करता है? रंग, एकदम सब कपड़ा रंगीन कपड़ा हो जाएगा एकदम, ठीक ना। तो रंग उड़ाता है कौन? क्लोरीन गैस। ऐसे क्वेश्चन पूछता है फूलों का रंग उड़ा देती है कौन सा गैस? क्लोरीन। कौन? क्लोरीन गैस। फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन गैस। चलिए आप लोग दिया सलाई माचिस में जो ना दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस। कौन सा? लाल फास्फोरस। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? चलिए बताइए। बर्तन की कलाई जो है ना किसका यौगिक रहता है? बर्तन की कलाई पे अमोनियम क्लोराइड। किसका यौगिक? अमोनियम। बर्तन की जो कलाई किया जाता है अमोनियम क्लोराइड से। बर्तन की कलाई जो किया जाता है, और नॉन स्टिक बर्तन पे टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाया जाता है। और बर्तन की कलाई किया जाता है अमोनियम क्लोराइड से। बर्तन की कलाई किया जाता है अमोनियम क्लोराइड से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए यूरिया। आप लोग अभी यूरिया का सीजन है, खेती का सीजन है। यूरिया का सूत्र क्या होगा? यूरिया का सूत्र क्या होगा? NH2CO and NH2 NH2CO NH2 NH2CO NH2, यानी कि CO के पहले भी NH2 और CO के बाद भी NH2। अच्छा देखिए अब फार्मूला को लिख देगा कैसे, हम बताएं क्या बबुआ? NH2CO NH2 याद कर लिए, मास्टर बताया, स्टूडेंट रट लिया एकदम, ठीक ना। लेकिन पूछ देगा N2H4CO, ऑप्शन में दे देगा N2H4CO, तो तनी का हाँ बुद्धि चला दीजिएगा। आप क्या लिखे? आप जानते हैं क्या? NH2CO NH2, तो N दोनों जगह है, पहले NH2 है, 2 बार N है तो N2 हो गया। हाइड्रोजन 2 बार है, H2 है तो H4 हो गया, और C एक बार, O एक बार, N2H4CO। बस समझे? तो तरीका वहाँ एग्जाम में जाकर कभी कभी अपना बुद्धियों को लगाना होता है, ठीक ना। चलिए आज का सेशन कितना देर हुआ बबुआ रे? 1 घंटा, यानी कि 15 मिनट ऑलरेडी पहले मेरा बर्बाद हो चुका है। अब कैसे हुआ राम जाने, ठीक ना। कहा कि 15 मिनट का वीडियो हम बना चुके थे ऑलरेडी पहले, ठीक ना। अब कखनी बंद हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, ऊपर वाला जाने। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त किया जाता है। आप मंडे को, आज हम कमेंट में सिलेबस डाल देंगे, और मंडे को होगा प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत, ठीक। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को सपोर्ट करें। चलिए।